जो परिजन हैं उनके पार्थिव शरीर, उनके अवशेष लेकर आए। काफी हम लोगों ने कोशिश की कि इनका पता चले, और जैसे ही पता चला, इराक सरकार की मदद से, जो हमें बहुत मदद मिली उसके बारे में, उनकी मदद से हमने इनको निकलवाया। उसके बाद जो डीएनए गए थे वो मैचिंग हुई। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मार्टर्स फाउंडेशन है इराक का और जो उनके फॉरेंसिक लैब है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उनके साथ इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी उनको सपोर्ट मिलता है। और बहुत उन्होंने कई जगह पर काम किया है। उनके लोग बहुत ट्रेन होकर आए और उन्होंने रात दिन काम करके हमारे लोगों को, जो डीएनए काफी मुश्किल से काम होता है सारा का सारा, उन्होंने एक बड़े समय के अंदर निकाल के, नहीं तो कई बार बहुत टाइम लग जाता है, उन्होंने हमको करके दिया। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और ये मेरी चौथी ट्रिप थी इराक के लिए, जिसमें मैं उनको लेकर आया। सर, कोई टाइमलाइन दे सकते हैं? पहली बार आपको कब पता चला कि वहां पे ही है ये जो डेड बॉडीज हैं? आपको देखिए, ऐसा मैं पहली बार गया था जब मोसुल के लिबरेट होने की बात उनके पीएम ने कही थी। 9 जुलाई की बात है। 10 की रात को मुझे बोला गया और मैं निकल गया। 11 को मैं पहुंच गया। उस टाइम मुझे 6-7 दिन लगे कुछ चीजें खबर पता करने में, और लेकिन हम पता नहीं लगा पाए कि, क्योंकि लड़ाई तब तक पूरी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी बार मैं गया अक्टूबर के महीने में, और अक्टूबर के महीने में जो जानकारी जुलाई में हमने हासिल की थी, उसके बेसिस पे हमने चीजें आगे बढ़ाई। जो जिस कंपनी के अंदर ये लोग काम करते थे उसके मालिक को पकड़ा, उससे बातचीत की। जो इनको खाना खिलाता था उसको पकड़ा, उससे बातचीत की। इराक के टीवी और रेडियो के ऊपर अनाउंस कराया कि इस तरीके से किसी को अगर किसी हिंदुस्तानी के बारे में पता हो तो बताए। बदूश गांव का नाम जो बार बार आता था, बदूश गांव गए, उसके आसपास के इलाकों में गए, और तब जाकर किसी ने हमको कुछ खबर दी, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जगह आइडेंटिफाई की। सर, इनके परिवारों के जो मेंबर्स को जॉब देने की बात है, सीएम पंजाब पहले भी सेंटर को बोल चुके हैं कि सेंटर को देनी चाहिए। किसी को क्लैरिटी नहीं है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो, ऐसा है, ये फुटबॉल का खेल नहीं है। प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार एक ही तरह की सरकार है। दोनों संवेदनशील सरकार हैं। दोनों सरकार चाहती है कि सब जन का हित हो, और इसलिए जब ये परिवार कुछ दिन पहले जब हमारी विदेश मंत्री से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि आप अपने परिवारों का डिटेल जो है हमको लिख के भेज दीजिए। कौन है नौकरी के लायक है, कौन किसने कितनी एजुकेशन पाई है, कौन कहां पर किस स्तर की आपको आप नौकरी देख रहे हो, बोले उसके बाद हम प्रदेश के साथ मिलकर और केंद्र के साथ मिलकर बातचीत करेंगे ताकि मदद हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसकी है, स्टेट की है सेंटर की है? रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की, जिसमें स्टेट भी शामिल है, जिसमें स्टेट भी शामिल है, सेंटर भी शामिल है। ऐलान होता तो लगता नहीं आपको तो मरहम का काम करती, उनके जख्मों करती? क्या चीज? अगर आप आज कोई ऐसा ऐलान होता उनको कोई, भाई साहब ऐसा है, ऐसे एक मिनट शांति रखिए। आप कौन से पेपर के हैं? न्यूज चैनल से। ये कोई बिस्किट बांटने वाला काम नहीं है, ये आदमियों की जिंदगी का सवाल है। आगे बात समझ में। मैं अभी ऐलान कहां से, मेरे जेब के अंदर पिटारा थोड़ी ना रखा कि मैं ऐलान कर दूंगा। मैं एबीपी न्यूज से गौरव श्रीवास्तव। आपने कहा ठीक है, बिस्किट बांटने जैसा नहीं है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मजबूरी में 2-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेकर युवा जाते हैं और मर रहे हैं। क्या आप ऐसी एक आर्थिक आत्मनिर्भरता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे सकती है कि कम से कम हमारे लोग इस तरह से मरे ना, और 4-7 साल तक उनका परिवार इस आशा में ना रहे कि उनकी लाश भी 2014 से एक मुहिम चलाई है विदेश मंत्रालय ने, सुरक्षित जाइए प्रशिक्षित जाइए।
हमने मुहिम चलाई है कि आप किसी इल्लीगल एजेंट के द्वारा मत जाइए। बोलना नहीं चाहिए। हमारे 40 आदमी, इनका कहीं किसी एम्बेसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं था। ये इल्लीगल एजेंट के थ्रू है। अब जब इल्लीगल एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आधे टाइम तो पता ही नहीं होता कि कौन कहां गया है। तो हमने हर प्रदेश को कहा है कि कानून और व्यवस्था आपका काम है, बराए मेहरबानी आप अपने अपने प्रदेश में ऐसे इल्लीगल एजेंट्स को पकड़िए और उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। एक मिनट। और हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर काम करें। सरकार को मिलजुल के एक और काम करना पड़ेगा कि जो ट्रैवल एजेंट्स आर फ्रीजिंग पीपल हु आर एक्चुअली, कोई 2 लाख कोई 4 लाख उन्हें देता है और फिर वहां जाके एक्सप्लॉइट वो अलग से होते हैं, उनको वेजेस भी कम मिलती हैं और फिर परस्पर उनका पता भी नहीं चलता। ये बिल्कुल सही बात जनरल साहब ने उठाई है। उसके ऊपर भी हम कैबिनेट में डिस्कशन करेंगे और सेंटर की सरकार के साथ मिलके ये एक बड़ा स्टेप उठाएंगे ताकि उन्हें जवाबदेही बनाया जाए। जो भी ट्रैवल एजेंट किसी को अगर बाहर भेजता है तो वो मजबूरी में जा रहा है, उसकी मजबूरी का फायदा ना उठाया जाए, उसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए विदेशों की धरती पे, और उसके साथ संपर्क रहे। संपर्क जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है और संदेह के धरातल पे आत्मविश्वास पिघलता है। इसलिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत बार हाथ जले हैं। वी शुड प्रिवेंट एंड प्रिपेयर रादर देन रिपेंट एंड रिपेयर। सो उसमें मैं जनरल साहब को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारा साथ दें और उन्होंने परस्पर हमारा साथ दिया भी है। एक रिक्वेस्ट कैप्टन साहब ने भेजी थी कि क्योंकि ये फॉरेन सॉइल पे हुआ है तो एक्स ग्रेशिया जो सेंटर की सरकार कर सकती है, और जनरल साहब ने बड़ा पॉजिटिव कह के एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार व्यक्त किया है और हम उसका सम्मान करते हैं। ये वक्त एक दूसरे पे तानाकशी का, राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं, एक दूसरे पे उंगलियां उठाने का नहीं, परस्पर इस बोझ को, फ्यू बर्डन्स आर हैवी व्हेन एवरीवन लिफ्ट। मैं आपको लास्ट में ये कह रहा हूं कि हर एक परिवार को एक जॉब दिया जाएगा, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से 5 लाख रुपया सरकार इंश्योर करती है, और जो कुछ सेंटर की सरकार फाइनलाइज करेगी हम उसका भी खैर मकदम करेंगे और वी वेलकम इट। सर, ये 20-20 हजार कब से मिल रहे हैं इनको पेंशन? आपने जी ये काफी अरसे से मिल रहा है, करीब 3 साल से ऊपर हो गए, और ये कंटिन्यू, जब तक ये जॉब्स मिलेंगी नहीं ये कंटिन्यू रहेंगे। ऑपरेशन था, आप कितनी बार इलाज गए थे, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? ढूंढना कर उनका देखिए, मैं जैसे बता रहा था इससे पहले, 11 जुलाई को मैं एरबिल में था। उस समय हमारी सोच ये थी कि एरबिल क्योंकि सबसे नजदीक है और हरजीत मसीह को एरबिल के थ्रू ही हमने निकाला था, तो एरबिल से जाकर काम शुरू करना चाहिए। लेकिन वहां की जो एरबिल की और बगदाद की जो रिश्तेदारी है उसमें कुछ अड़चन है। एक कुर्द लोगों का इलाका है, दूसरा अलग एक इलाका है। तो एरबिल से हमको मोसुल के अंदर घुसने में जगह नहीं मिली, हर जगह हमको डिनाई किया गया, लड़ाई भी चल रही थी, और हम एरबिल के फिर चारों तरफ से घूम के उस पहाड़ी पे गए जहां से मदूश का इलाका देखा जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा इलाका, अलग अलग जगह पर, जैसे हमारे यहाँ भी चक के अंदर कोई घर बना लेता, कोई कहीं बना लेता, ऐसे बहुत दूर दूर तक इलाके। वहां से फिर कुछ खबर हासिल करके हम लोग बगदाद आए। बगदाद में कुछ बातचीत हुई उनके लोगों के साथ, तो उनका सलाह थी कि इस समय आप मोसुल में नहीं जा सकते क्योंकि मोसुल की क्लियरेंस चल रही है। आज भी मोसुल के हालात ये हैं कि घरों के अंदर आईडी लगे हुए हैं, लोग बाग अपने घरों के अंदर पूरे तरीके से नहीं जा पा रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई एक वाकया होता है। दूसरे, जब अक्टूबर के अंदर हम गए तो हमने इंसिस्ट किया कि इराक के ऑफिशियल्स के साथ हम मोसुल जाएंगे। मोसुल के अंदर हम गए उनके फौजियों के साथ, और उनके फौजियों के साथ तल अफार तक गए ताकि अगर वहां पे भी कोई सुराग मिले तो उसको लाया जा सके। और इस दौरान जो है कंपनी के मालिक से और जो लोग उस कंपनी से ताल्लुकात रखते थे जो हमको मिले, उनसे हमने बातचीत की, और एक ऐसी खबर आई कि शायद बदूश के पास कोई जगह जहां पर काफी सारी
लोगों को दबाया गया। वहां पर जाकर देखा तो एक ऊंचा सा टीला था, काफी मिट्टी उस पे थी, तो देखते ही पता लग गया कि किसी ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। बुलाया गया, एक इराक के सेना से बातचीत की गई, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मंगाया गया। उसमें पता चला कि उस टीले के नीचे कुछ मानवीय अवशेष हैं, किसके हैं किसी को नहीं पता। हमने उनको फिर खुदाई के लिए बोला। मैं वहां से बगदाद आया, बगदाद में जो कोऑर्डिनेशन करना था वो कोऑर्डिनेशन किया। ये हमारे राजदूत को वहां पर बोला गया कि आप वहां पे खड़े होकर अपने सामने काम करवाएं। खड़े होकर वहां पर काम करवाया गया, अवशेष निकाले गए और निकालते समय हमको कड़ा और खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।